हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं रासायनिक बलगतिकी यानी चौथे चैप्टर का अंतिम टॉपिक है और इसके बाद में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चौथे चैप्टर के समाप्त होने के बाद में आपका पांचवा चैप्टर स्टार्ट होगा। जो फिफ्थ चैप्टर है उसका नाम है पृष्ठ रसायन, जिसे हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री, यानी कि जो सतहों पर रासायनिक अभिक्रिया के समय सतहों पर होने वाले कारक का क्या कारण होता है, जैसे अधिशोषण अपशोषण, जैसे किसी भी वस्तु पर रंग लगाना। तो अगले चैप्टर की बात अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन इस चैप्टर का जो अंतिम टॉपिक है वो है अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है अभिक्रिया की आणविकता में, तो आपको बताना है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो रासायनिक बलगतिकी का ये अंतिम टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा और बहुत से जो भी सिलेबस में आपके निगलेक्ट कर दिए गए हैं कोरोना वायरस की वजह से, जो भी सिलेबस में कम कर दिया गया वो टॉपिक आपको बताकर चलेंगे। आप घबराएं नहीं कि हमने आपको टॉपिक पूरे दिए हैं तो टॉपिक में आपको टिक कर लेने कि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप अगली साल के जो स्टूडेंट हैं, जो इस साल फर्स्ट ईयर में है और जो इस बार इंटरमीडिएट के सन 2021 में एग्ज़ाम देंगे, सिर्फ उनके लिए ही टॉपिकों को हटाया गया है, क्योंकि जब समय कम बचा है तो उसके लिए टॉपिक को कुछ को हटा दिया गया है, जो मतलब अनयूजुअल टॉपिक थे जिनका ज़्यादा महत्व तो नहीं था सिलेबस में। लेकिन सन 2022 में उन टॉपिक को दोबारा लगा दिया जाएगा। इस बात को याद रखें, सदैव के लिए इन्हें हटाया नहीं गया है, तभी तो हमें वीडियो में सभी चीज़ें देना है। तो अभिक्रिया की आणविकता क्या कहलाती है? किसी अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण, कोई अभिक्रिया है उसका संतुलित रासायनिक समीकरण, जैसे ए अभिकारक और इससे B+C+D उत्पाद बन रहे हैं, तो संतुलित होने चाहिए। जितने अभिकारक अणु इधर है उतने ही उत्पाद में सब मिलकर बनने चाहिए। तो कह रहा किसी अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रत्येक प्रारंभिक पद में, यानी कि ये पद में, ये जो प्रारंभिक पद है जिसे कहते हैं अभिकारक अणु, प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं, यानी कि यहाँ पर भाग लेने वाले अभिकारक अणु एक है तो एक, और दो है तो दो का मल्टीप्लाई, तीन है तो तीन का मल्टीप्लाई, चार है तो चार का मल्टीप्लाई होगा, और A+B करके लिखे हैं तो उन सबको ऐड किया जाएगा। जैसे यहाँ पर A लिखा था B+C BOCO, तो इनको भी जोड़ेंगे। A एक है और B दूसरा है, A ये तीसरा है, इनको भी जोड़ लेंगे, इनको भी बताएंगे। तो कह रहा है प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, जो यहाँ पर प्रारंभ में भाग लेते हैं, जिनके आगे मल्टीप्लाई भी होता है, उनकी कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अब ये तो सिद्ध हो गया कि आप इस बात को समझ गए हैं कि जो अभिकारक अणुओं की संख्या होती है, जैसे लिख दें हम 2Hi, यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड कितने हैं? 2, तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी? 2। अगर लिख दें हम NaCl, तो यहाँ पर एक अणु NaCl का है तो इसकी आणविकता होगी 2। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, आणविकता इसकी 1 होगी और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3। NaCl की अभिक्रिया करा दो H2SO4 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आणविकता 3 और 1 4 हो जाएगी, क्योंकि 3 सोडियम के हैं और एक हाइड्रोजन सल्फेट का है। तो ये जो अभिकारक अणु जो अभिक्रिया के प्रारंभ में जो भी संतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसमें भाग लेते हैं, वह अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो अब हम इसके बारे में चलेंगे कि बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की जो आणविकता है वो आणविकता के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार बताएंगे। आणविकता के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार 3 होते हैं। नंबर 1 आपको बताते हैं। नंबर 1 एकाणुक
अभिक्रिया ये हो गई एकाणुक। नंबर 2 द्विअणुक अभिक्रिया या अभिक्रियाएं कर लें, बहुत सी होती हैं अभिक्रियाएं। नंबर 3 त्रिअणुक अभिक्रियाएं तो आणविकता के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं केवल 3। कौन कौन से होते हैं? पहला होती है एकाणुक अभिक्रियाएं, नंबर दूसरी होती हैं द्विअणुक अभिक्रियाएं, नंबर 3 त्रिअणुक अभिक्रियाएं। और भी अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे जटिल अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, छद्म अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, तो इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बता दें एकाणुक अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक का केवल एक अणु भाग लेता है। आप बात को समझिए, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक का केवल एक अणु भाग लेता है एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसके सामने ही एग्जाम्पल देंगे, एकाणुक अभिक्रिया उसके सामने एक अणु का एग्जाम्पल। जैसे हम लिखें अमोनियम क्लोराइड, एकाणुक अभिक्रिया। देखिए अमोनियम क्लोराइड का केवल एक अणु है। तो फिर दोबारा रिपीट करते हैं इस बात को, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक का केवल एक अणु भाग लेता है एकाणुक रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो अमोनियम क्लोराइड क्या है? एकाणुक अभिक्रिया। जब ये अपघटित होगी तो क्या बनेंगे? NH3 + HCl। देखिए NH4 तो हो जाएगा इस हाइड्रोजन को मिलाने से Cl। लेकिन अभिक्रिया के प्रारंभ में किसने भाग लिया? केवल एक अणु ने भाग लिया, वो क्या कहलाएगी? एकाणुक अभिक्रिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक इसके लिए 2 बोल देंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के 2 अणु भाग लेते हैं द्विअणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो द्विअणुक अभिक्रियाओं के लिए आपके लिए एग्जाम्पल होगा, जैसे अभी हमने बताया था हाइड्रोजन आयोडाइड, 2 का मल्टीप्लाई किया यानी कि 2 हाइड्रोजन आयोडाइड हैं, और ये जब बनाएंगे तो एक हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और एक आयोडीन का पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ देखिए अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2 अणु भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे कि ये द्विअणुक अभिक्रिया है, इसमें अभिकारक अणुओं के 2 अणु भाग ले रहे हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक अणु के 2 अणु भाग लेते हैं क्या कहलाती हैं? द्विअणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब आ जाती हैं त्रिअणुक, यानी कि जिसमें वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के 3 अणु भाग लेते हैं, तो क्या कहलाती हैं? त्रिअणुक अभिक्रियाएं। तो इसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे आप लिखें FeCl3 + SnCl2 यानी स्टेनस क्लोराइड, और यह फेरिक क्लोराइड। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 फेरिक क्लोराइड के अणु हैं और एक स्टेनस क्लोराइड का अणु है। जब इसकी अपक्रिया होगी तो बनेंगे 2FeCl2। ये बन गया फेरिक क्लोराइड से फेरस क्लोराइड, इसका नाम है फेरिक क्लोराइड और ये फेरस क्लोराइड। अब यहाँ पर Cl कितने थे? 2 3 6, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 ही गए और ये 4 इससे लग जाएंगे, तो बन जाएगा SnCl4 स्टेनस टेट्रा क्लोराइड। तो आप समझ गए होंगे कि जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक अणु भाग लेता है वो एक अणुक अभिक्रिया कहलाती है, और जिसमें 2 अभिकारक अणु के भाग लेते हैं वो द्विअणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, और जिसमें 3 अभिकारक अणु के भाग लेते हैं वो त्रिअणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, यानी 3 अणु। अब यहाँ मॉलिक्युलरिटी हो गई, अगर बताएं कि इसकी आणविकता कितनी है तो इसकी आणविकता होगी 1, क्योंकि इसमें एक अभिकारक अणु भाग ले रहा है और इसमें 2 ले रहे हैं, तो इसे बोलेंगे इसकी आणविकता हो गई 2। और इसमें कितने भाग ले रहे हैं? FeCl3 और
इसमें 3 अणु भाग ले रहे हैं तो 3। आणविकता जैसे जैसे अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ेगी आणविकता भी बढ़ती चली जाएगी। अब हम आपको बताते हैं एक नई बात। नई बात ये है कि जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता क्या होगी। अब आपको बताते हैं, इसको रफ कर देते हैं और एक हेडिंग डालते हैं, जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता। तो लिखेंगे जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता। तो जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता, तो इसके बारे में एक लाइन लिखकर आपको बताएंगे। लिखेंगे बे रासायनिक अभिक्रियाएं, बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक अणु के तीनों अवयव, तीनों अवयव का मतलब होता है 3 अभिकारक अणु के अवयव होंगे, अणु, परमाणु तथा आयन। कह रहा है बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक अणु के तीनों अवयव, अणु, परमाणु तथा आयन भाग लेते हैं। जटिल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब आपको बताते हैं जटिल अभिक्रियाएं कैसी होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लें हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड एक यौगिक है, इसमें हम ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करें तो हमें क्या बनाना है, जल का निर्माण करना है। तो 2 ऑक्सीजन गैस के लिए हो गए हमें 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हाइड्रोजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, तो बना देंगे 2H2O। बचा क्या, ब्रोमीन, तो बनेगा 2Br2। अब इसमें क्या होता है, अणुओं के देखने के हिसाब से आपको क्या लगेगा, अभिक्रिया की आणविकता है वो 5 है। कैसे है, 4 अणु हाइड्रोजन ब्रोमाइड के हैं और 1 अणु किसका है, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर आपके 4 और प्लस हो जाएंगे 5, तो 5 अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं। तो आणविकता आपकी कैसी 100 होगी। यहाँ पर कितनी 100 होती है, 5। लेकिन ये बात असत्य है यहाँ पर जटिल अभिक्रियाओं के लिए। यहाँ भाग ले रहे हैं 1 हाइड्रोजन आयन और 1 ब्रोमीन आयन और 1 अणु है, तो तीनों चीज़ें भाग ले रही हैं। देखिए ये हाइड्रोजन परमाणु है और ये हाइड्रोजन आयन है और ये ब्रोमाइड आयन है और 1 अणु पूरा ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन ब्रोमाइड है तो इसके लिए हम सिर्फ कितना मानेंगे, 1, क्योंकि ये आयनिक यौगिक है और 1 अणु से अभिक्रिया कर रहा है। किसने, 1 अणु से अभिक्रिया कर रहा। तो यहाँ पर इसकी आणविकता केवल कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि हाइड्रोजन ब्रोमाइड एक आयनिक है, ये अणु ना होता तो इसकी आणविकता 4 हो जाती। लेकिन ये कैसा है, कह रहा है कि इस लाइन को देखकर ही आप समझ सकते हैं बात को। ये नहीं कि आप हाइड्रोजन आयोडाइड के पीछे पड़ जाएं, वहाँ O2 नहीं था। तो कह रहा बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक अणु के तीनों अवयव, अणु, परमाणु तथा
आयन भाग लेते हैं जटिल अभिक्रियाएं कहलाती। इसमें तीनों चीजें भाग ले रही, ये अणु है, ये आयन भी है और आपस में बने हुए परमाणु भी हैं। जब तीनों चीजें सम्मिलित होती हैं तो इसमें अभिक्रिया की कितनी आणविकता हो जाती है? एक तो आयनिक अलग जोड़ते हैं और अणु की अलग, तो 1 और 1 2 हो जाती है। इस गिनती का उस समय कोई मोल नहीं रहता है, तो 4 की जगह पर हमें लिखना होगा 1, क्योंकि ये आयनिक यौगिक है, ये आयन बन रहा है और ये अपने आप में एक परमाणु भी है, हाइड्रोजन। तो आयन और परमाणु यहीं मिल गए और ये अणु है, तो तीनों चीज़ें मिल गई। जब तीनों चीज़ें किसी अपक्रिया में मिल जाती हैं, वो भी अणु, परमाणु और आयन, तो वो जटिल अपक्रिया कहलाती है। और पहले वाले यौगिक में चाहे जितने का मल्टीप्लाई कर दिया जाए लेकिन उसकी गिनती 1 ही रहती है। तो यह इससे ऑक्सीजन से क्रिया हो गई, तो ये क्या बना? Br2 और जल। यानी कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही अणु काम कर रहे हैं, एक तो ब्रोमीन है और दूसरा जल है। तो अभिक्रिया की आणविकता, कोटि बोल रहे हैं, आणविकता कहलाती है 2। ये तो हो गई जटिल अभिक्रिया। अब इसी प्रकार से आपको बताते हैं छद्म अभिक्रिया, स्यूडो। अब आपके लिए लिखते हैं यहाँ पर ऑप्शन, इसको मिटा देते हैं, ये आप समझ ही गए हैं तो ऊपर से ही लिखते हैं। छद्म अभिक्रियाओं की आणविकता जिसे कहते हैं स्यूडो, यानी कि पूरी तरीके से सत्य नहीं होती बात, वो लिखेंगे छद्म अभिक्रियाओं की आणविकता छद्म। तो लिखेंगे यहाँ पर आपके लिए लिख दें मोलिकुलरिटी ऑफ द स्यूडो रिएक्शन। ये रिएक्शन का शॉर्टकट होता है, REQ पर एन लगा दें तो रिएक्शन लिख जाता है। ये जो रिएक्शन लिखा है इसे भी रिएक्शन ही बोलते हैं। तो मोलिकुलरिटी ऑफ स्यूडो, इसका मतलब होता है, स्यूडो मतलब प्रतीत होने वाला, ऐसा लगता है कि यहाँ आणविकता दूसरी है लेकिन होती अलग है। कैसे? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक अणुओं की आणविकता की संख्या अलग होती है लेकिन उसकी अणुओं की संख्या भिन्न होती है लेकिन आणविकता भिन्न होती है। जैसे लिखेंगे यहाँ पर, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक अणुओं की संख्या से आणविकता भिन्न होती है। क्या कहलाती हैं? छद्म अभिक्रियाएं। छद्म जिसे कहते हैं स्यूडो, यानी कि जो प्रतीत होती हैं, वास्तविक नहीं होती हैं लेकिन वो प्रतीत होती हैं। छद्म अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक अणुओं की संख्या आणविकता से भिन्न होती हैं, आणविकता से भिन्न होती हैं, छद्म अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल
शर्करा का जल अपघटन, ये C6 C12H22O11, ये आपका क्या है, शर्करा। शर्करा का जल अपघटन करेंगे तो H2O, और ये होता इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में बनेगा। जब ये हाइड्रोजन इससे मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 22 लिखना है, सॉरी, तो ये हो जाएंगे 24। तो बनेगा एक C6H12O6 और एक बनेगा C6H12O6, ये आपका बनेगा ग्लूकोस, ये आपका बनेगा फ्रक्टोस। तो ये छद्म किस प्रकार से है आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए ये लिखा है शर्करा, जिसका फार्मूला होता है यानी कि अणु सूत्र होता है C12H22O11 और जल, तो एक ये और प्लस एक ये, टोटल कितने हो गए, 2, पहला अभिकारक अणु और दूसरा अभिकारक अणु। तो इसकी आणविकता होनी चाहिए थी यहाँ पर 2, लेकिन नहीं है। क्यों, बताते इस बात को क्यों नहीं है, क्योंकि जल की मात्रा पहले से ही शर्करा में उपस्थित होती है। ये सभी जानते हैं कि जल शर्करा में परमानेंट पहले से होता है, इसीलिए वो क्रिस्टलीकृत हो जाता है, यानी कि फिटकरी के टुकड़ों के समान क्रिस्टल बन जाते हैं। तो जल की मात्रा उस समय क्या मान ली जाती है, 0, कि जल इसमें हमने डाला ही नहीं, जल अपघटन करा दिया। जल को थोड़ी सी मात्रा अगर डाल दें बिल्कुल ना के बराबर, तब भी ग्लूकोज और फ्रक्टोस बनेगा। तो यहाँ पर जल की मात्रा, अब हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, देखिए कैसा स्यूडो हो रहा है, छद्म कैसा लग रहा है कि एक अणु यहाँ पर शर्करा का है, दूसरा जल का है। तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी होनी चाहिए, 2, कितनी होनी चाहिए, 2, लेकिन जल पहले से ही इसमें क्या है, स्थायी है, रुका हुआ है। तो हमने बताया था इसकी आणविकता कितनी होगी, 1। इस समय ये जल नगण्य के रूप में माना जाता है, यानी इनफिनाइट, ये है ही नहीं, नगण्य। तो यहाँ पर लिख देंगे इसकी आणविकता होगी 1। आपको प्रतीत कितनी हो रही, एक ये और एक ये, लेकिन जल की उपस्थिति नहीं मानी जाती है, तभी इसकी अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी, 1। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा ले लो, CH3 COO C2H5, यानी कि एथिल एसीटेट, इसे बोलते हैं एथिल एसीटेट, यानी इतना एथिल है और बाकी एसीटेट है। इसका हम कराएंगे जल अपघटन, यानी HOH, और यहाँ पर डालेंगे हम सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। जब सांद्र H2SO4 में की उपस्थिति में किसका, एथिल एसीटेट का जल अपघटन करेंगे तो हमारा ये यहाँ से बंद टूट जाएगा और ये बन जाएगा क्या, देख लीजिए C2H5OH, एक आपका बनेगा C2H5OH एथिल अल्कोहल, यानी कि एक अल्कोहल बन गया, और दूसरा बनेगा CH3COOH, यानी कि एसिटिक अम्ल बन जाएगा। ये आपका हो गया, ये H मिल जाएगा इसको। यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि जो एथिल एसीटेट होता वो एक द्रव अवस्था में होता है। एथिल एसीटेट का जब भी आप देखेंगे पदार्थ सबस्टांस, तो वो आपको द्रव अवस्था में मिलेगा, उसमें परमानेंट जल उपस्थित होता है, क्योंकि जल वो बना सकता है, यहाँ से हाइड्रोजन लेकर इसका ऑक्सीजन लेकर जल बना सकता है। तो यहाँ पर इसकी आणविकता कैसी शो हो रही है कि एक तो एथिल एसीटेट का अणु है और एक जल का है, कितनी शो हो रही है, 2। ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है, यानी स्यूडो हो रहा है, ये वास्तविक नहीं है बात। तो वास्तविक बात क्या है कि जल की मात्रा यहाँ पर 0 है, यानी कि जल अभिक्रिया की आणविकता में नहीं ऐड किया जाएगा। तो अभिक्रिया की आणविकता होगी 1। ये होता है मॉलिक्युलरिटी ऑफ द स्यूडो रिएक्शन। तो ये हो गई छद्म अभिक्रियाओं की आणविकता। यही आपको
क्या कहेंगे, अपवाद मान लेंगे। ये अपक्रियाएं कैसी हैं, अपवाद, जिसमें अणुओं की संख्या तो 2 है लेकिन आणविकता 1 हो रही है 100। तो ऐसी अपक्रियाओं को क्या कहते हैं, छद्म अपक्रिया और उनकी आणविकता। अब आपका आ जाता है इसमें अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। तो इसको अब हम रफ कर देते हैं। और लिखेंगे अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। अभिक्रिया की कोटि तथा अभिक्रिया की आणविकता में अंतर, इसका बोलेंगे डिफरेंट बिटवीन, क्या बोलेंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। यानी कि अभिक्रिया की आणविकता कोटि को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और अभिक्रिया की आणविकता को कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो डिफरेंट बिटवीन करना है तो 2 पैराग्राफ बना लेते हैं और उसमें लिखते हैं एक तरफ अभिक्रिया की कोटि और दूसरी तरफ आणविकता। तो यहाँ लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि और इधर लिखेंगे अभिक्रिया की आणविकता। ये हो गया आपका अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, तो पहला अंतर है अभिक्रिया की कोटि में, यह एक प्रायोगिक मान है। कैसा है, प्रयोग वाला मान है, जिसे अभिक्रिया के वेग समीकरण द्वारा, जिसे अभिक्रिया के वेग समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक। नंबर 2, इसकी तरफ नंबर 1 आ जाएगा आणविकता। आणविकता क्या होती है, आणविकता एक सैद्धांतिक मान है, जो आगे पीछे लिखे होते अणुओं की संख्या उन्होंने देख के ही बता देते हैं। आणविकता यह सैद्धांतिक मान है जिसे अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं के आधार पर ज्ञात किया जाता है। अब आ जाते हैं नंबर 2, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि 0
कॉमा पूर्णांक कोई अंक 1 2 3 4 5, यानी अब क्रिया की कोटि शून्य, पूर्णांक और भिन्नात्मक। भिन्नात्मक यानी भिन्न का मतलब होता बटे में, a/b भिन्नात्मक हो सकती है। जैसे अगर लिखें 0, 1, 2, डॉट 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 हो सकती है। ठीक है, आधी, डेढ़, पौनी, चौथाई भी कोटि होती है। तो यहाँ लिखेंगे आणविकता सदैव एक पूर्णांक होती है। आणविकता भाई अभिकारक अणुओं में ऐसा तो है नहीं 0 अभिकारक अणु काम करेंगे तो कभी नहीं होगा। तो ये कितना होगा, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, डॉट डॉट डॉट। ये आधी, पौनी, चौथाई नहीं हो, यानी भिन्न के रूप में नहीं होगी। ये ऐसा नहीं होगा 1/2 हो जाए, आधी हो जाए, आधी नहीं होती क्योंकि भिन्नात्मक होती अर्ध आयु काल। अपक्रिया की कोटि में अर्ध आयु काल भी होता है। जब किसी अपक्रिया में अभिकारक अणु की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वो शून्य कोटि की हो जाती है। आधा काम होता है तो आधी हो जाती है। तो लिखेंगे नंबर 3, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक यानी कि पहली व जटिल अभिक्रियाओं में लागू होती है। इसके आगे लिखेंगे इसका तीसरा पॉइंट, अंतर कम से कम 4 बताते हैं तो इसके आगे तीसरा पॉइंट लिखेंगे आणविकता केवल, आणविकता केवल क्या होता है, प्राथमिक अभिक्रियाओं में लागू होती है। ये हो गए इसके 3 पॉइंट। अब इसको रब करके ऊपर चौथा पॉइंट बताते हैं। चौथा पॉइंट है, ये लीजिए, इसको रब कर देते हैं। कह रहा अपक्रिया की जो आणविकता होती है वो केवल प्राथमिक अपक्रियाओं में लागू होती है और जटिल अपक्रियाओं के लिए क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। जटिल अपक्रियाओं में कभी दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और है, और ऐसे छद्म अपक्रियाओं में दिखता कुछ और है, होता कुछ है, किसी को नहीं माना जाता। नंबर 4, अभिक्रिया की कोटि से अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन से वेग का निर्धारण, वेग का निर्धारण किया जाता है, किया जा सकता है। भाई अभिक्रिया की जब सांद्रता में परिवर्तन होगा तो उसके वेग का निर्धारण करते हैं। जैसे प्रथम कोटि की अपक्रिया, शून्य कोटि की अपक्रिया, अभी तक जितने आपने न्यूमेरिकल किए हैं वो, और सभी टाइप के आपको न्यूमेरिकल करा चुके हैं। इतने ही टाइप में आपको न्यूमेरिकल 100% मिल जाएगा, ये आपको हम गारंटी देते हैं। वरना आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं कि सर ऐसा न्यूमेरिकल मिला या नहीं, लेकिन गारंटी में लेते हैं कि 100% आपको न्यूमेरिकल 19 से मिल जाएगा। अब कहते हैं नंबर 4, आणविकता, आणविकता में केवल
अभिकारक अणु की संख्या, अणु की संख्या। आणविकता केवल अभिकारक अणु की संख्या से व्यक्त की जाती है, से व्यक्त की जाती है, की जाती है। ये अब हो गया दी एंड, यहाँ पर लिख दें चैप्टर का दी एंड, यानी कि इस चैप्टर के लिए हो गया आपका दी एंड। तो आपको बताते हैं कुछ बातें। देखिए ये चैप्टर 4 समाप्त हो गए हैं आपके, और मात्र 13 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, यानी 13 चैप्टर, जिसमें तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत का चैप्टर इस वर्ष के लिए निगलेक्ट कर दिया गया, हटा दिया गया है। एक आपका चैप्टर और है बहुलक, उसको भी इस सीजन से यानी सन 2020 और 21 से हटा दिया गया है। आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो बहुलक को हम पढ़ा देंगे, लेकिन वो इस वर्ष में हटा दिया गया है। वैसे तो उसका वीडियो हम परमानेंट बनाएंगे तो अवश्य। ये देखिए वो पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर है, लेकिन जो चीज़ें हटा दी गई हैं उसको आपको टिक करना है कि इस वर्ष के लिए उसको आपको हटा दिया गया। और ये हमने जो आज वीडियो बनाया, यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। तो ऐसे ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।